Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drugs and Cosmetic Act 1940 and its rules 1945 Part 5. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल का है जो 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर मैं बी फार्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 का अपन ने लगभग सारा का सारा टॉपिक है जो कि कवर कर दिया है। बस और बस लास्ट पार्ट रहा है वो भी मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने देखा था कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से डेफिनेशन है। तो बेसिकली अपन ने ये देखा था कि कोई भी ड्रग है उसका अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो अपने को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर अपन उनको उस कानून के हिसाब से नहीं करते तो कौन कौन सी पेनल्टीज अपने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप ये इंपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सा शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सा एप्लीकेशन नंबर होगा, कौन सा फॉर्म नंबर रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें भी अपन ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस करी थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी कि अगर आपको कोई ड्रग है जो कि मैन्युफैक्चर करनी है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों के लिए आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए मना की गई है, किस लाइसेंस, कौन सा आपको लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, कौन सा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये सब अपन ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ड्रग है जिससे अपन टेस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसका अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान देना है, लोन लाइसेंस क्या होता है और रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और ये आपको जो चैप्टर नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू बी फार्मा ये आज है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि आप है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो उस ड्रग का जो बेसिकली अपन टेस्ट, एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस के रूप में यूज करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए क्या क्या फॉर्म्स रहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है if a person proposing to manufacture does not hold a license to manufacture drug specified in schedule C, C1 or other than schedule C, C1 and Act shall obtain a license form 29 before manufacturing such drugs, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है मेडिसिन को बट उसके पास सच वो लाइसेंस नहीं है जो कि मिलता है अगर आप शेड्यूल C1 और C1 की है जो कि मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर अदर देन C, C1 या फिर X की बना रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस मिलता है विच इज लाइसेंस फॉर्म नंबर 29 जब भी आप इस तरीके के ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो। द लाइसेंस शेल कैरी द मैन्युफैक्चर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस। साथ ही साथ जो लाइसेंस आप ले रहे हो उसमें आपको ये चीज़ है जो कि बतानी पड़ेगी कि आप कौन से प्लेस पे है जो कि इस चीज़ की है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ड्रग्स की, और कहाँ पे आप इसका एग्जामिनेशन करोगे। इन केस ऑफ ड्रग विच आर अनसेफ फॉर यूज, a license in Form 29 can be granted only on producing NOC, not objection certificate from the licensing authority. सपोज आप कोई ड्रग ऐसी है जो कि जिसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, जिसका टेस्ट कर रहे हो जो कि हार्मफुल है, अनसेफ है, तो फॉर्म नंबर 29 को जब आपको ग्रांट तभी होगा जब आपको जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है NOC सर्टिफिकेट देगी। NOC सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कि जो अथॉरिटी उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप इस तरीके के ड्रग्स का एग्जामिनेशन कर रहे हो जो कि अनसेफ इन नेचर है। एप्लीकेशन मस्ट बी काउंटर साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन विच प्रपोज टू अंडरटेक द मैन्युफैक्चर। साथ ही साथ जब भी आप इस तरीके के फॉर्म 29 भर के लाइसेंस को गेन करने की कोशिश करते हो तो जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर है जिसका है उसका जो हेड है उसके भी साइन है जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे होने चाहिए कि हाँ हम इस तरीके की मेडिसिन है जिसका ड्रग का टेस्ट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। देन लाइसेंस रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year अनलेस कैंसल्ड और सस्पेंडेड। ये लाइसेंस भी है जो कि 1 साल तक के लिए मिलता है, फिर रिन्यू होता है अगर बीच में इसे कैंसिल या फिर सस्पेंड नहीं कर दिया गया है तो। एनी ड्रग फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन shall be placed in the container label for the purpose of manufacturing it, name and address of manufacturer therefore after supply to the any other manufacturer। साथ ही साथ जैसे आप कोई भी इस तरीके की मेडिसिन है जो कि बना रहे हो और एग्जामिनेशन के लिए आपको उसको भेजनी है तो आपको ये चीज़ें पूरे ध्यान रखनी होगी कि जहाँ का मैन्युफैक्चर है उसका एड्रेस, प्रॉपर लेबल, कंटेनर, इसके हिसाब से है जो कि इसको दूसरी जगह पे आपको सप्लाई करना है। The licensee shall allow inspector to inspect the premises
साथ ही साथ इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इस तरीके के ड्रग्स का है जो कि एनालिसिस किया जाता है, जो हार्मफुल भी हो सकती हैं, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए बनाई जाती है, वहाँ पे अगर कोई इंस्पेक्टर है जो कि इंस्पेक्ट करने के लिए आता है तो जो लाइसेंसी है उसे अलाउ करना चाहिए इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए कि हाँ हम कोई भी मैनिपुलेटिव काम नहीं करे, द वर्क इज ऑफिशियल। The licensee shall keep a record the quantity of drug supplied for analysis, also maintain inspection book। साथ ही साथ जो लाइसेंसी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको कितनी कितनी क्वांटिटीज हैं जो कि इंस्पेक्शन के लिए भेजी गई है, एनालिसिस के लिए भेजी गई है, उसका भी एक प्रॉपर है जो कि रिकॉर्ड रखना है एक इंस्पेक्शन बुक के अंदर, ताकि जब भी इंस्पेक्शन है तो बता सके कि कितना प्रोडक्ट बना और कितना है जो कि अपन ने एनालिसिस के लिए भेजा। The licensee shall comply with such requirement specified and of which the authority has given him not less than 1 month notice। साथ ही साथ जो लाइसेंसी है उसे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स है जो कि पूरी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से आपके पास प्रीमाइसेस हैं, सही हैं या नहीं है, प्रॉपर सारा का सारा उनको करना है जब उन्हें नोटिस मिले उसके 1 महीने के अंदर अंदर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे भी वही बात आती है कि जो भी आप काम कर रहे हो आप बता कर करो, इंस्पेक्टर ने जो जो आपको मॉडिफिकेशन दी है उन्हें आप करो, एक पर्टिकुलर टाइम में उन्हें सबमिट करवाओ, और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो वो पर्टिकुलर उस लाइसेंस के आधार पे ही करो, उसके ऊपर आप कुछ ना करें वरना कुछ भी एक तरीके से वो चीज़ इलीगल होगी और उसके लिए कुछ पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती हैं। तो बेटर है कि आपका कोई भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल ना हो, सस्पेंड ना हो। तो जो जो प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चरिंग के एक्ट में दिए गए हैं उन्हें आप प्रॉपरली फॉलो करते रहें। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग से क्या मतलब हो सकता है कि भाई एक तो न्यू ड्रग मतलब कि हाँ आपने पूरी की पूरी ड्रग न्यू इन्वेंट की है, साथ साथ न्यू ड्रग का मतलब वो भी होता है कि कोई ड्रग है जिसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, तो उसके अंदर भी जो एनालिसिस होंगे, जो प्रोसीजर्स होंगे चेकिंग के, वो वापस रिपीट होते हैं। तो उसके अंदर जब भी आप न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या डेटा सबमिट करने हैं, कौन से एक्ट के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, कौन से शेड्यूलिंग में वो चीज़ दे रखी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि भाई एक ड्रग है क्या, तो ऑब्वियस है अ न्यू ड्रग और केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क और प्रिपेयर्ड डोजेस फॉर्म यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन मैन और एनिमल which except during local clinical trials has not been used in the country and has not been recognized in the country as effective and safe। यानी कि बेसिकली न्यू ड्रग की अगर मैं बात करूं तो न्यू ड्रग क्या है, कोई भी बल्क या कोई प्रिपेयर्ड डोजेस फॉर्म हो सकती है जो कि किसी ना किसी बीमारी को प्रिवेंट, डायग्नोस या ट्रीट करने के लिए काम की जा रही है, बट न्यू ड्रग है तो मे बी नॉट पॉसिबल कि उसके जो लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो हुए हों, साथ ही साथ कंट्री के अंदर उसे अभी तक इफेक्टिव एंड सेफ बताया हो। क्यों? क्योंकि न्यू ड्रग है तो उसके जो क्लिनिकल ट्रायल हैं वो चलते आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें उसमें देखने को मिल सकती हैं। A drug already approved by licensing authority for the purpose claim which is now proposed to be marketed with modified or new claims, or a fixed dose combination of 2 or more drugs individually approved earlier for certain claims which are now proposed to be combined for the first time in a fixed ratio, or if the ratio of ingredient is an already marketed combination is proposed to be changed with certain claims like indication, dosage form and route of administration। यानी कि न्यू ड्रग की अगर मैं एक दूसरी डेफिनेशन बताऊं तो वो भी है कि अगर आपने इस तरीके की चीजें की हैं तो भी एक नई ड्रग है और आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से है जो कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब किस तरीके से, सपोज वो ड्रग है जो मार्केट में नोवन है बट आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो एक तरीके की न्यू ड्रग है, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ। साथ ही साथ कोई 2 ड्रग है नोवन है जिसका अप्रूवल आपको मिल चुका है ऑलरेडी, बट आप उसे कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो, तब आपको बगैर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से है जो कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ मार्केट में वो अवेलेबल है पहले से ही कोई पर्टिकुलर रेशो के साथ, अब उस रेशो को आप चेंज कर रहे हो तो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। या फिर आपको इंडिकेशन चेंज कर रहे हो, कोई डोजेस फॉर्म का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, जैसे कि नॉर्मल टैबलेट थी अब आप उसे सस्टेन रिलीज बना रहे हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहले सपोज आईएम था उसका आप आईवी शिफ्ट कर रहे हो, तो इन सब के लिए है जो कि वापस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रूट ऑफ एडमिशन चेंज कर रहे हो, आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, आप डोजेस फॉर्म चेक कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं या जो इफेक्टिव या सेफ्टी की बात आती है वो वापस आती है, तो यहाँ पे अप्रूवल लेना, आपके डेटा सबमिट करना वापस नेसेसरी हो जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, तभी वो आपको लाइसेंस है जो कि वापस रिन्यू करके देती है। यानी कि न्यू ड्रग केवल वो ड्रग नहीं है जो वापस नहीं बनी है, न्यू ड्रग अपन उसे भी कह सकते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, उनके लिए भी आपको वापस
सारी की सारी चीजें हैं जो कि अप्रूवल के रूप में लेनी पड़ती है। देन ऑल वैक्सीन शैल बी ए न्यू ड्रग्स अनलेस सर्टिफाइड अदरवाइज बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। साथ ही साथ जो वैक्सीन हैं वो भी न्यू ड्रग्स के अंदर ही आएंगी अंटिल आप उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से है जो कि सर्टिफाइड नहीं करवा लेते हैं। A new drug shall continue to be considered as a new drug for a period of 4 years from the date of its first approval or its inclusion in the Indian Pharmacopoeia, whichever is the earlier। साथ ही साथ कोई भी ड्रग है जो न्यू ड्रग तब तक रहेगी, तब तक अपने को उसकी अप्रूवल और की रिक्वायरमेंट रहेगी जब तक कि उसे मार्केट में अप्रूव हुए 4 साल ना हो जाए या फिर वो इंडियन फार्माकोपिया में है जो कि ऐड की जाए एज अ ड्रग। अब दोनों में से जो भी चीज पहली हुई हो तब तक उसे अपन एक न्यू ड्रग की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर बात करते हैं कंडीशन ऑफ लाइसेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बट आप पर्टिकुलर कैपेबल नहीं है उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या करते हैं कोई लोग प्रॉफिट कमाने के हिसाब से उससे किसी ना किसी दूसरे पर्सन से लोन पे ले लेते हैं और वो पूरी की पूरी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को है रन करते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई चीज की जाए, आप लाइसेंस ले रहे हो तो वो चीजें क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ लाइसेंस क्या होनी चाहिए, फिर लोन लाइसेंसिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आपको अगर लाइसेंस मिल रहा है तो किसके शर्त पे आपको लाइसेंस है जो कि मिल सकता है। तो नो न्यू ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड प्रायर टू द अप्रूवल फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यानी कि अगर आप लाइसेंस लेने जा रहे हो तो आपको एक चीज की बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके लाइसेंस के अप्रूव होने से पहले कोई भी नई ड्रग है जो कि आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, आपको अप्रूवल मिला है उसके बाद ही आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, तब आपको है जो कि लाइसेंस मिल सकता है। Then the applicant submit data as given in Schedule Y, including the result of clinical trials also। साथ ही साथ अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में लाइसेंस लेने जा रहे हो तो आपको जो भी आपने डेटा लिए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल का शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल्स के, एनिमल्स के, ह्यूमंस के, वो सारे के सारे हैं जो कि आप सबमिट करेंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, उसके बाद ही आपको है जो कि लाइसेंस ग्रांट हो सकता है। While applying for license, applicant furnish the evidence certificate that drug has already been approved। साथ ही साथ लाइसेंस के लिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ भाई हम अब इसको प्रोडक्ट करने चाह रहे हैं, हम इसको मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो जो एप्लीकेंट है उसे पहले बताना पड़ेगा कि हमारी जो ड्रग है वो सर्टिफाइड है, उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है प्रोडक्शन के लिए। देन सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको और किस किस के लिए है जो कि लोन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सब्सिक्वेंटली यानी कि तरीके से आप उसको मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो इट इज एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड न्यू ड्रग बाय द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी मेड फॉर द फॉलोइंग केसेस। सब्सिक्वेंट न्यू एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली ये है कि आपकी जो ड्रग है वो पहले से अप्रूव्ड है आपकी जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है सडिस्को से। हाँ, इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्रग्स का अप्रूवल देती है वो है CDSCO, विच इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी कंट्रीज की बात करें तो दूसरी कंट्रीज में डिफरेंट है, लाइक WHO। और तो अगर इसके अंदर आपको वापस उसी ड्रग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं तो उसमें भी आपको लाइसेंस है जो कि वापस रिन्यू करवाना पड़ सकता है या फिर अप्रूवल है जो कि वापस लेना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला केस है बल्क ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड इन कंट्री अप्रूव्ड विद इन 4 years। यानी कि आपकी जो बल्क ड्रग है वो 4 साल मतलब ऑलरेडी अप्रूव्ड है उस कंट्री के अंदर। दूसरा, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड इन कंट्री, यानी कि जो न्यू ड्रग है फॉर्मुलेशन है वो भी आपकी कंट्री में है जो कि अप्रूव्ड है। बेसिकली ये चीज है कि आपकी वो ड्रग है जो अप्रूव्ड है बट उसका अप्रूवल आप वापस ले रहे हो। वापस अप्रूवल लेने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम हो चुका है तो आपको वापस उसको एक तरीके से रिन्यू करवाने के हिसाब से अप्रूवल ले रहे हो। अ ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड एंड प्रपोज टू बी मार्केटेड विद न्यू इंडिकेशन, यानी कि कोई ड्रग है जो अप्रूव्ड है, प्रपोज्ड है, बट अब उसमें आप कुछ न्यू इंडिकेशंस ऐड कर रहे हैं, तो अगेन आपको अप्रूवल है जो लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। देन इज टू बी मार्केटेड एज न्यू डोजेस फॉर्म न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू डोजेस फॉर्म बना रहे हो, न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हो, तो वहां पे भी जो ट्रायल्स हैं एक बार वापस किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी अप्रूवल है जो कि वापस डिमांडेड होगा। टू बी मार्केटेड एज मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म। अगर वो ड्रग है जो कि मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म के रूप में दी जा रही है, यानी कि आप उसमें कुछ सस्टेन रिलीज इफेक्ट लगा रहे हो या इस तरह की कोई चीज कर रहे हो, तभी आपको वापस है जो कि अप्रूवल चाहिएगा। देन टू बी मार्केटेड विद एडिशनल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपकी जो ड्रग है उसे आप एडिशनल स्ट्रेंथ के साथ मार्केट कर रहे हो, जैसे कि अगर पैरासिटामोल की बात करें तो सबसे पहले जो क्रॉसन आती थी वो आती थी 350 मिलीग्राम, देन 500, राइट नाउ डोलो आती है 650।
यानी कि ड्रग तो वही है बट आप उसकी स्ट्रेंथ को है जो कि बढ़ाए जा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको वापस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर बात करते हैं लोन लाइसेंस की। लोन लाइसेंस क्या है? It is issued by the licensing authority to a person who does not own arrangements for manufacturing but intends to avail the manufacturing facilities owned by another licensee। यानी कि बेसिकली लोन लाइसेंस ये है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर हूँ जिसके पास मेरे पास कोई सच अरेंजमेंट्स नहीं है, मेरे पास खुद की वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बट मेरे को उस चीज का प्रॉफिट कमाना है तो मैं किसी दूसरे पर्सन की उस चीज को हायर कर लूंगी, लोन पे ले लूंगी और वहां से है जो कि प्रॉफिट को अर्न करूंगी। तो इसके अंदर भी मुझे है जो कि पर्टिकुलर उस पर्सन के पास तो वो लाइसेंस था ही उस सब चीज को रन करने के लिए, बट अब एक सेकंड पर्सन है जो उसे रन कर रहा है, तो नाउ ही आल्सो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर लाइसेंस यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट टाइप्स ऑफ कि हाँ ही कैन रन द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब वहां पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है उसके बारे में बात करते हैं। In the case of pharmacy business that is operating in more than 2 states, then to obtain a drug license in each state, a separate license issued in case drugs are sold at more than one place। यानी कि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए की जाती हैं कि सपोज जो फार्मेसी बिजनेस है इसमें क्या है कि जैसे मोर देन 2 स्टेट्स के अंदर है जो कि आप काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रह रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे है जो कि जिस मैन्युफैक्चरिंग की सेम टू सेम वहाँ पे रिपीट हो रही है तो वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है जो कि लाभ कमाने के हिसाब से है जो कि इंडस्ट्री है जो रन कर रहा है, तो यहाँ पे उसको दूसरे तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बस और वर्सेस लोन लाइसेंस के हिसाब से वो उस चीज को ओपन अप कर सकता है। A licensing authority before the grant of loan license satisfy himself that the manufacturing unit has adequate equipment, staff, capacity for manufacture, facilities for testing to undertake the manufacturing on behalf of the applicant for the loan license। साथ ही साथ जब लोन लाइसेंस की बात की जा रही है चाहे वो दूसरी स्टेट में हो किसी दूसरी ब्रांच की या वो एक तरीके से फ्रेंचाइजी हो कुछ भी हो, तो वहां पे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ये चीज चेक करती है कि जो भी पर्सन चला रहा है कैपेबल है चलाने के लिए, साथ ही साथ वहां पे भी जो इक्विपमेंट है, स्टाफ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, तभी है जो कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो कि लोन लाइसेंस को ग्रांट करती है। Application for manufacture of more than 10 times for each category of drug on loan license shall be accompanied by an additional fee of 300 per additional item specified in Schedule M and M3। यानी कि अगर आप जो लोन लाइसेंस ले रहे हो उसके अंदर जो ड्रग्स हैं मोर देन 10 आइटम्स हैं तो जैसे जैसे आइटम बढ़ते हैं वैसे वैसे 300 पर आइटम है जो कि एडिशनल चार्ज होंगे उस लोन लाइसेंस के अंदर उन चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो शेड्यूल एम और M3 के अंदर आनी चाहिए, यानी कि शेड्यूल एम यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर और शेड्यूल M3 यानी कि जो मेडिकल डिवाइसेस की बात है उसके अंदर। यानी कि बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो अपने को 10 आइटम्स के लिए मिलती है ईच कैटेगरी की, बट अगर उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो हर एक ड्रग के हिसाब से 300 रुपए एडिशनल चार्ज है जो कि उस फीस में ऐड होते जाएंगे। The licensee shall allow inspector to inspect the premises and satisfy himself। ऑब्वियस है जब आप काम कर रहे हो तो इंस्पेक्शन भी होगा और इंस्पेक्शन वाले को अपने को प्रॉपर्ली है जो कि अलाउ करना चाहिए इंस्पेक्ट करने के लिए सारा का सारा सिस्टम, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो और जो लोन लाइसेंस है वो अपने को आसानी से मिल जाए। द लाइसेंस शैल मेंटेन इंस्पेक्शन बुक। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू शेड्यूल U1 उसको जो कॉस्मेटिक्स हैं चाहे ड्रग्स हैं उसके लिए जो डेटाज हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना चाहिए, साथ ही साथ एक इंस्पेक्शन बुक भी मेंटेन करनी चाहिए। Test each batch of raw material used and each batch of the final product and also maintain the records of manufacture and testing of each batch as per schedule U। साथ ही साथ जो लाइसेंसी है उसे ये भी ध्यान रखना है कि जो मटेरियल है उसे भी वो टेस्ट करवाया, फाइनल प्रोडक्ट्स को भी वो टेस्ट करवाया और उससे क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या क्या डेटाज मिले हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल यू पूरा का पूरा सेटिस्फाई करके उसे अरेंज भी करे। The licensee shall maintain the reference samples from each batch for the period of 3 years। साथ ही साथ हर एक बैच में से एक पर्टिकुलर सैंपल भी है जो कि लाइसेंसी को स्टोर करना है ताकि कुछ चेकिंग करनी हो तो उसमें से की जा सके 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल तक आपको हर एक बैच का एक सैंपल है जो कि स्टोर करके रखना है। Report to the licensing authority regarding change in expert staff or in the manufacture or testing unit। साथ ही साथ जो लोन लाइसेंस वाले जो इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग उसमें अगर कोई एक्सपर्ट स्टाफ चेंज हो रहा है तब भी है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ऑब्वियस है वो लाइसेंस पहली बात तो वो लाइसेंस के ऊपर चल रहा है, लोन लाइसेंस के ऊपर चल रहा है, उसमें भी अगर कोई एक्सपर्ट स्टाफ है जो कि वहां से हटता है तो क्वालिटी पे, एफिकेसी पे, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ सकता है।
तो ये चीजें भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पता होनी चाहिए। फॉर शेड्यूल सी एंड C1 licensee furnish data of stability and date of expiry to the licensing authority। साथ ही साथ अगर वो C और C1 ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो स्टेबिलिटी डेटा कितने होंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या होगी, ये भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसे बताना है। If the licensing authority is satisfied that the loan license is defective, damaged or lost or otherwise rendered useless, he may पेमेंट ऑफ अ फी ऑफ 1000 इशू अ डुप्लीकेट लाइसेंस। और कभी कभार ये होता है कि जो लाइसेंस से आपका खो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तब उस टाइम पर अपन एक डुप्लीकेट लाइसेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगे कि हाँ जो रीजन है वो वैलिड है डुप्लीकेट लाइसेंस मंगवाने के, तो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा वो चार्ज करके आपको डुप्लीकेट लाइसेंस भी देती है। फिर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इस चैप्टर की, रीपैकिंग लाइसेंस। अब रीपैकिंग की बात की जाए तो बेसिकली आपको चीज को रीपैक कर रहे हैं तो उसकी भी एक आपको प्रॉपर है जो कि लाइसेंस चाहिए कि हाँ भाई ये ड्रग है जो रीपैक की जा रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली रीपैकिंग का मतलब ये रहता है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अब उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पास आपके पास रख दिया गया है, तो उसे हो सकता है आपको वापस ब्रेक करना पड़े, ब्रेक करने के बाद वापस आपको रीपैक करने की रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। तो ऐसी चीजों के अंदर भी एक पर्टिकुलर आपको लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस क्या है, वो क्या क्या उसमें आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में बात करते हैं। It is granted for the purpose of breaking up any drug that those specified in Schedule C and C1। तो बेसिकली जो रीपैकिंग लाइसेंस है वो इसलिए लिया जाता है कि अगर आप कोई भी C and C1 शेड्यूल की जो ड्रग है उसे ब्रेक कर रहे हो और वापस एक तरीके से रीपैक कर रहे हो। रीपैकिंग ऑफ ड्रग शुड बी कंडक्टेड अंडर हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि आप जो रीपैकिंग कर रहे हो वो हाइजीनिक कंडीशन में की जानी चाहिए। द लाइसेंसी मस्ट प्रोवाइड एंड मेंटेन एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑफ ड्रग रीपैक्ट। साथ ही साथ आप ड्रग को रीपैक कर रहे हो तो मे भी पॉसिबल है कि वो उसकी स्टेबिलिटी पे कुछ इफेक्ट हुआ हो, कुछ ना कुछ वो खराब हो सकती हो ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो जो भी आप रीपैक ड्रग कर रहे हो तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसके भी जो टेस्ट हैं वो प्रॉपरली किए जाएं और जो डेटाज हैं वो भी आपके पास प्रॉपरली अरेंज्ड हो। द लाइसेंसी शैल अलाउ इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एंड टेक सैंपल्स ऑफ रीपैक ड्रग। साथ ही साथ अगेन जो इंस्पेक्टर के लाइसेंस आपको प्रोवाइड हो रहा है तो यहाँ पे चेकिंग भी होगी, तो जो इंस्पेक्टर चेक कर रहा है वो वापस अगर रीपैकिंग के सैंपल भी लेता है तो आप उसे आसानी से दें। Licensee shall test each batch of raw material used in each batch of the final product and also maintain the record of manufacture and testing of each batch as per Schedule U and for 5 years from the date of repacking। साथ ही साथ जब आप कोई चीज रीपैक कर रहे हो तब आपको जो भी डेटाज हैं वो आपको मेंटेन करने हैं, क्योंकि ऑब्वियस से आप वापस है जो कि उसकी क्वालिटी चेक करोगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो। साथ ही साथ वो सारे के सारे डेटा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ई रिकॉर्ड के ड्रग के और कॉस्मेटिक्स के UN-U1 में 5 साल के लिए आपको स्टोर करके रखने हैं। लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट ऑल द रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन। साथ ही साथ इंस्पेक्टर अगर रजिस्टर्स को चेक करना चाहे कि आपने किस तरीके से है जो कि डेटास को अरेंज किया है, किस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो, तो उसे देखने की परमिशन होनी चाहिए। एक इंस्पेक्शन बुक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्म 35 जो कि सारे के सारे डेटास को जो कि रिकॉर्ड्स मेंटेन रखे। Shall maintain the reference sample from each batch of repacked drug for the specified period। साथ ही साथ हर एक बैच को जिसको आपने रीपैक किया है, ब्रेक किया है, उसका आपको एक रेफरेंस सैंपल रखना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो कि उस ड्रग के लिए स्पेसिफाइड है, चाहे 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी। देन लाइसेंसी रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट इट ग्रांटेड और रिन्यूड अनलेस सस्पेंडेड और कैंसिल्ड। साथ ही साथ जो रीपैकिंग लाइसेंस है ये आपको 5 साल के लिए है जो कि मिलता है। एक तरीके से 5 साल इसकी जो वैलिडिटी है 5 years है, बाकी सबकी मोस्टली 1 साल रहती है और 5 साल बाद अगर खत्म हो तो उसे आप वापस रिन्यू करवा लें और उसके बीच में ये सस्पेंड या फिर कैंसिल ना हो तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की है जो की बात करेंगे, वो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक से ही रिलेटेड है। I hope you understand and enjoyed the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.